यस हेलो सर। सर। गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग। क्लास। यस सर। गुड इवनिंग। हम शुरू करें सर। ओके सर, तो मैं फिजिक्स स्टार्ट करता हूँ। हाँ। फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 3। हाँ सर। लास्ट टाइम पार्ट 2 हो गया लास्ट है सर टाइम। ना, अब क्वेश्चन। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। अब मैं पार्ट 3 यस आज सर। होगा। हाँ और लगता है पार्ट 4 भी होगा। थोड़ा सा हाँ। प्रॉब्लम अगर बाकी रह जाए तो पार्ट 3 भी होगा। यस अच्छा, एंगल यस ऑफ सर। कांटेक्ट करना चाहता था लास्ट डे। उस टाइम हाँ। टाइम हो गया, तो आज शुरू यस करता सर। हूँ। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ओके। है। हाँ। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? जब हम लोग ग्लास के ऊपर पानी रखते हैं तो पानी ऐसा एक शेप लेता है। हाँ, ऐसा शेप लेता है। तो ये वाटर ऑन ग्लास, दिस इज ग्लास एंड दिस इज वाटर। तो ये ऐसा शेप जब लेता है तो ये एक टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करते हैं और एक टेंजेंट इधर। तो ये विद इन द लिक्विड, ये जो टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ये कोहेसिव और एडिसिव फोर्स की वजह से होता है। ये जो लिक्विड पार्टिकल इधर है, ये ग्लास उसको अट्रैक्ट करता है और आसपास का वाटर पार्टिकल उस वाटर पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। कोहेसिव फोर्स जब ज्यादा होता है तब ऐसा होता है। और जब कोहेसिव फोर्स कम होता है, ये सॉरी, कोहेसिव फोर्स जब कम होता है तब ऐसा होता है। मरकरी का कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो ऐसा एक बहुत छोटा सा मरकरी ड्रॉप है इसको रखने से। तो ये जो एंगल, हाँ, ये जो एंगल विद इन द लिक्विड बन गया, इसको कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना? तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है एक्चुअली, इधर जो मॉलिक्यूल है इसको ग्लास भी अट्रैक्ट करता है और आसपास का वाटर मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट करता है। तो ये एडिसिव फोर्स ज्यादा है वाटर में। ग्लास बहुत जोर से इसको अट्रैक्ट करता है, तो ऐसा होता है। तो अब एक ट्यूब में अगर रखा जाए तो ये पानी पानी होने से ये ट्यूब में ऐसा शेप लेता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, ओ, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज, ये कोहेसिव फोर्स है इधर। और ये और ये होगा ग्लास का फोर्स। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा सरफेस के ऊपर। ये है एडेसिव फोर्स ऑफ ग्लास। ठीक है ना? तो कोहेसिव फोर्स से एडेसिव फोर्स ज्यादा है। तो एक बार मैं दिखाता हूँ कि ये अगर हम थोड़ा इधर जाएंगे तो ये तो होगा रिजल्टेंट फोर्स। और इधर ये फोर्स थोड़ा कम हो गया क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है ना? तो ये टेंजेंशियली कोहेसिव फोर्स काम करता है। ठीक है ना? तो रिजल्टेंट फोर्स, जैसे कि पानी का अपर सरफेस तो ऐसा होता है ना, तो इधर क्या है, ये रिजल्टेंट पेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स। तो इधर है ये कोहेसिव फोर्स और ये है एक एडिसिव फोर्स। जितना दूर में जाएंगे एडिसिव फोर्स कम होगा, तो इसीलिए ऐसा बेंड हो जाता है। हाँ, इधर एडिसिव फोर्स एकदम कम हो गया, तो ऐसा ये रिजल्टेंट है और सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट। तो वाटर में क्या है, वाटर में एडिसिव फोर्स, वाटर ग्लास, इसमें क्या होता है, एडेसिव फोर्स ज्यादा होता है ना। एफ ए ग्रेटर देन एफ, सॉरी, एफ सी, कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है। तो लिक्विड, इसमें क्या होता है ना, लिक्विड
स्टिक करके रहता है, लिक्विड वेट्स द ग्लास। हम लोग अगर ग्लास से पूरा पानी बाहर निकाल लेंगे तो कोई ड्रॉप, कुछ कुछ ड्रॉप ग्लास के साथ रह जाएगा, क्योंकि एडिटिव तो ज्यादा है, ठीक है ना। विद द सॉलिड सरफेस, ग्लास सरफेस एंड concave surface as seen from here, as seen from here। बाहर से देखेंगे तो कॉन्केव सरफेस बनाएगा, ये सरफेस कॉन्केव है। और अगर एक ग्लास में अगर हम लोग मार्करी लेते हैं, मार्करी एक ट्यूब में, तो मार्करी क्या होता है, ये नीचे चला जाता है मार्करी। हाँ, बाहर में मान लीजिए लेवल इतना तक है, तो मार्करी थोड़ा डिप्रेशन होता है। ये मान लीजिए वाटर कॉलम, बाहर में कंटेनर में वाटर इतना तक है, तो इधर वाटर ऊपर चला जाता है, मार्करी नीचे चला जाता है। तो ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना, ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इसमें क्या है, ग्लास मार्करी, इसमें क्या है, इसमें एडिसिव कम होता है कोहेसिव से, तो लिक्विड स्टिक नहीं करता है, लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, दैट इज ग्लास, एंड have convex, इसको मेनिस्कस कहते हैं, मेनिस्कस। हाँ, इधर भी ये कॉन्केव सरफेस, ये दैट इज कॉन्केव मेनिस्कस। ऐसा होता है, ठीक है। तो ये है ग्लास और मार्करी के बीच। हाँ, जैसे इधर ये है मार्करी और ये है ग्लास, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो इधर एंगल होता है वाटर और ग्लास में थीटा, ये 0 से ज्यादा होता है, 90 से कम होता है, और ये थीटा 90 से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है, ठीक है ना। तो ये है ग्लास इन मरकरी, सॉरी मरकरी इन ग्लास। आप देखते हैं कि अगर हम एक सिल्वर सिल्वर ट्यूब में एक सिल्वर का ट्यूब ले लिया, उसमें अगर हम पानी रखते हैं, तो ये है सिल्वर ट्यूब, इसमें पानी रखने से ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये है सिल्वर और ये है वाटर, ये है वाटर। इसमें क्या होता है कि ये जो एडेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स, हाँ, कोहेसिव फोर्स नियरली इक्वल टू एडेसिव फोर्स, ये दोनों बराबर होने से लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस इस प्लेन कर्व नहीं होता है, तो ऐसा प्लेन रहता है और इसमें थीटा होता है 0 डिग्री, ठीक है, और थीटा होता है 90 डिग्री, इसमें थीटा होता है 90 डिग्री। हाँ, क्योंकि इधर एक टेंजेंट और इधर एक टेंजेंट ड्रॉ करने से 90 हो जाएगा। तो ये है। तो अब हम लोग देखेंगे कैपिलरी एक्शन। हाँ, कैपिलरी एक्शन।
तो ये कैपिलरी ट्यूब का मतलब है वेरी थीन ट्यूब। हाँ, कैपिलरी ट्यूब, वेरी थीन ट्यूब। हाँ, तो इसमें अगर हम लिक्विड के अंदर कैपिलरी ट्यूब को सबमर्ज करेंगे तो ये लिक्विड ऊपर उठेगा या नीचे चला जाएगा। जैसे कि ऐसा हमने इसको अगर ये पानी के अंदर डालेंगे तो थोड़ा सा पानी यहाँ पर उठ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये होगा ग्लास में, ये ग्लास में वाटर। हाँ, ये है ग्लास, ट्यूब ग्लास, और ये है वाटर। तो वाटर ऊपर चला आता है, जैसा मैं थोड़ी देर में हम कह दिया था। और मरकरी होने में ये नीचे चला जाता है। ये है मरकरी का ये सरफेस, तो ये थोड़ा नीचे चला गया, ठीक है ना। तो ये सब क्यों होता है हम लोग देखेंगे। तो ये जो कैपिलरी एक्शन, जैसे कि वाटर राइजेस, हाँ, इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, इसका एक्शन बहुत सारे होता है। जैसे कि स्पॉन्ज, स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज में बहुत छोटा छोटा कैपिलरी होता है, तो उसी की वजह से स्पॉन्ज एब्जॉर्ब वाटर। ब्लॉटिंग पेपर, उसमें उसके ऊपर अगर इंक डालेंगे या इंक टेबल में गिर गया, हम ब्लॉटिंग पेपर लगाएंगे तो ब्लॉटिंग पेपर पूरा इंक को एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि उसमें कैपिलरी है बहुत छोटा, बहुत ही फाइन कैपिलरीज है, जो वो जो इंक है ना गिर गया था उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, तो और वाटर फ्रॉम ग्राउंड राइज थ्रू द ट्रंक, है ना, वो जो पेड़ है, पेड़ में वाटर, पेड़ के अंदर जो बहुत सारी कैपिलरी होता है, उसी की वजह से एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट में भी पानी चला जाता है, ठीक है। जैसे कि ब्रिक, ब्रिक में ये हम लोग देखते हैं कि घर के अंदर थोड़ा डैम्प हो जाता है, क्योंकि बीक में बहुत पूरा होता है बीक, तो उसमें बहुत फाइन कैपिलरी होता है, तो जिसी की वजह से वो पानी को सोख लेता है, ठीक है ना, ऑब्जर्व कर लेता है। और हम लोग गर्मी के मौसम में आर्गन पॉट में पानी रखते हैं, जो पानी ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, क्योंकि आर्गन पॉट में बहुत सारे फाइन पोर्स होता है। तो वो जो पॉट में, पॉट का अंदर जो पानी है वो धीरे धीरे बाहर आ जाता है। बाहर का वाल के ऊपर एक थीन लेयर बनाता है जो इवापोरेट कर जाता है। ड्यूरिंग इवापोरेशन इट टेक्स लेटेड हीट फ्रॉम द अर्दन पॉट। तो जो पॉट का अंदर जो पानी है वो धीरे धीरे कूल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अब कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो कैपिलरी राइज, इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो तो, तो इसको थोड़ा मोटा बना के ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हम दिखा सके। हाँ, तो ये वाटर सरफेस कुछ ऐसा शेप ले लिया। हाँ, तो ये वर्टिकल है, थोड़ा बेंड हो गया, ठीक है ना, इसको वर्टिकल लाइन समझिएगा, ठीक है ना। तो ये कंटेनर है। इतना मोटा पाइप लेने से ये कुछ नहीं दिखाएगा एक्शन,
लेकिन ये समझाने के लिए फिगर को थोड़ा एक्सैजरेट करके हमने ड्राइंग किया है। हाँ, तो ये क्या है कि इस तरह सरफेस टेंशन काम कर रहा है। ये है फोर्स ऑन वाटर मॉलिक्यूल बाय ग्लास, ठीक है ना। और जो रिजल्टेंट फोर्स है यही। और एंगल अगर दिखाएंगे, ये है एक्चुअली एंगल थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट लिक्विड के अंदर ड्रॉ करते हैं। ये अगर थीटा है, ये भी है थीटा, तो ये है सरफेस टेंशन का फोर्स। हाँ, जो लिक्विड को इस तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये जो सरफेस है, इसका एक रेडियस है। ये रेडियस ये है, इसको हम आर से लिखते हैं। और ये जो इसका जो रेडियस ये है स्मॉल आर। तो ये एंगल थीटा होने से ये एंगल भी कहाँ दिखाओ, ये जो एंगल ए भी थीटा होता है। तो स्मॉल आर इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। इसका ऊपर ये परपेंडिकुलर, इसका ऊपर ये परपेंडिकुलर, और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों के बीच में एंगल ये एंगल से बराबर होता है। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा। ये जो स्मॉल आर है, ये अपर सरफेस अगर हम देखेंगे ये कैसा है, ऐसा कुछ है ना, अपर सरफेस। तो ये है अपर सरफेस, ठीक है। तो along एवरी पॉइंट टी कॉस थीटा काम करता है। हाँ, ये सब टी कॉस थीटा है। ये along एवरी पॉइंट टी कॉस थीटा काम करता है। तो टोटल अपवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स इक्वल टू, अगर ये उसका हाइट है 8, तो ये हाइट का लिक्विड को कौन संभालता है? ये जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स ये लिक्विड के वेट को कैरी करता है, ठीक है ना। इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट 8 एंड रेडियस स्मॉलर, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स ये देखिए 2 पाई आर होता है, 2 पाई स्मॉलर, 2 पाई स्मॉलर इंटू टी कॉस थीटा। ये हो जाता है वेट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम। तो लिक्विड कॉलम का यह है एरिया इंटू हाइट, ये हो गया वॉल्यूम इंटू मास इंटू जी, ठीक है। ये और ये है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ से पाई तो कट जाता है, एक आर भी कट जाता है। तो यहाँ से एच आता है 2 टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी। इधर हम लोग देखते हैं कि ये जो स्मॉल आर है, एच उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं जूलियंस लॉ, ठीक है। जूलियंस लॉ, ये है जूलियंस लॉ। ये कहते हैं कि जितना थीन होगा पाइप या जो कैपिलरी ट्यूब, जितना थीन होगा हाइट उतना ज्यादा होगा। और पेड़ पौधे के अंदर वो तो बहुत ही थीन होता है, इसलिए पानी बहुत ऊंचाई तक चला जाता है। और इधर ये जो कैपिटल आर रेडियस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है ना। तो ये कैपिटल आर देखो आर बाई कॉस थीटा आता है, ठीक है ना। तो इधर हम एक काम करते हैं, एच इक्वल टू 2 टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा लिख देते हैं। कॉस थीटा इंटू रो जी, तो ये कट जाता है। तो एच इंटू आर इक्वल टू आता है 2 टी बाई रो जी। देखो ये कांस्टेंट हो जाता है,
ठीक है ना। तो एज जितना ज्यादा होगा आर उतना कम होना चाहिए। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, ये जो सरफेस है इसका जो रेडियस है ना, ये तो एक स्फीयर का पार्ट है, तो इसका रेडियस होता है वो, वही रेडियस है कैपिटल आर। तो ठीक है, तो अब अगर हम इसको यहाँ से कट देंगे, इनसफिशियंट लेंथ लेने से क्या होगा। हाँ, वही देखते हैं, इनसफिशियंट लेंथ, क्या पानी ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या होता है, चलो वो देख लेते हैं। हाँ, तो अगर हम कैपिलरी को हाइट इनसफिशियंट है, ठीक है, तो क्या होगा। तो इनसफिशियंट हाइट ऑफ ट्यूब, हाँ, इनसफिशियंट हाइट ऑफ ट्यूब। तो हाइट अगर इनसफिशियंट है, पानी उतना जाना चाहते हैं, तो ये अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा। तो एक बड़ा सा मानते हैं, ये एक्चुअली स्फीयर है। तो फिर भी बहुत एक्सैजरेट करके मैंने फिगर को बनाया। तो क्या होता है, पानी जब ये, मान लीजिए कि यहाँ से मैंने ब्रेक कर दिया, काट दिया ट्यूब को, पानी तो इतना जाना चाहते हैं, तो इधर जो सरफेस है ये तो ऐसा होना चाहिए। तो ये जब इनसफिशियंट होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स की वजह से ये लिक्विड थोड़ा यहाँ से और ऊपर चला आता है। तो सरफेस का ये जो रेडियस, ये रेडियस कैपिटल आर, ये थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया, रेडियस बढ़ गया, मेरा ये ट्यूब भी थोड़ा मोटा हो गया। तो फ्री हैंड ड्राइंग में क्या करूँ, तो ऐसा ही तो हो जाता है। तो बाहर मान लो पानी, ये जो कॉन्टेनर में पानी इतना तक है, हाँ, तो ये क्या हो जाता है, ये जो आर, ये थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अभी ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा थोड़ा चेंज हो जाता है। थीटा चेंज होके मान लीजिए थीटा डैश हो गया, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये पूरा होता तो पानी इतना तक चला जाता है ना। तो ये अगर मैं यहाँ से काट दिया तो क्या होगा, इधर तो अगर सफिशियंट लेट का होता ऐसा होता, तो लेकिन ये इनसफिशियंट है, इसलिए पानी ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो कोशिश करते हुए इससे थोड़ा ऐसा हो जाएगा। तो ये अगर सफिशियंट लेंथ के साथ था तो टी ऐसा होता, लेकिन इधर क्या होता है, टी ऐसा हो गया, ठीक है ना। समझ गया कि ये अगर इधर हम देखेंगे तो टी ऐसा होता, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये इनसफिशियंट लेंथ की वजह से ये पानी ऊपर आने की कोशिश करता है। तो कोशिश करते हुए टी ऐसा और हिल जाता है। ये देखने में लगता है कि ये दोनों सेम हो गया। ये मेरा ड्राइंग का ड्रॉबैक। अच्छा, और एक बार कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए ऐसा है सर्कल, तो ये है जब सफिशियंट है, ठीक है ना। तो ये सफिशियंट लेंथ है, तो ऐसा सर्कल हो गया, ठीक है। अगर इनसफिशियंट है, अगर इनसफिशियंट है तो ये सर्कल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सर्कल इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनसफिशियंट लेंथ है ऐसा, तो ये इधर जो कर्वेचर था, इधर जो कर्वेचर था ये था रेडियस, ठीक है ना, ये था आर, ये थोड़ा चेंज हो गया,
ये आर बड़ा हो गया। हाँ, और ये ऐसा सस्पेंशन काम करता है। इधर तो पानी ऊपर आने की कोशिश में रेडियस थोड़ा चेंज हो गया, ये ठीक ऐसा है, ठीक है ना। इधर ये है थीटा डैश और ये है थीटा, थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा, ठीक है। तो ये है इनसफिशिएंट लेने से ये इधर से लिक्विड गिरता नहीं है, ठीक है ना। कम ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये जो सरफेस है ये एकदम प्लेन हो जाएगा, ठीक है ना, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो ये देखो, ये अगर थीटा इंक्रीज हो गया तो टी कॉस थीटा, इसका वैल्यू तो अभी क्या होगा, अभी कम हो गया। तो एच डैश कितना आएगा, ये इसका हाइट मान लीजिए एच डैश है, तो एच डैश आएगा 2t cos थीटा डैश डिवाइडेड बाय आर रो जी, ठीक है। कलकत्ता से गर्मी चला गया। अच्छा, तो आर बाई, ये आर तो उतना ही होगा ना, यह स्मॉल है, यह है थीटा, तो ये 2t cos ऑफ थीटा डैश है, तो डिवाइडेड बाई आर cos थीटा डैश रो, तो आर डैश। हाँ, ये आर डैश है, तो ये cos थीटा चला गया, तो एच डैश आर डैश भी रहता है 2t बाई रो जी। तो हम लोग देखते हैं कि एच आर इक्वल टू एच डैश आर डैश आ जाता है। तो अगर हम इधर से ब्रेक कर देंगे तो पानी उभर कर यहाँ से नहीं गिरेगा, पानी ऐसा एंगल चेंज हो जाएगा, और ये जो टी कॉस थीटा का, हाँ, असर थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि थीटा बढ़ जाएगा, और नीचे करने से थीटा और बढ़ेगा। तो ऐसा करते एकदम इधर इतना तक होने से थीटा 90 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसा बात है, ठीक है। तो अभी हम और एक चीज देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो लेकिन इसका जो फॉर्मूला मैंने किताबों में देखा है, अच्छा, उससे पहले और एक चीज है। तो कैपिलरी फॉल, जब मरकरी में क्या होता है, हाँ, ये तो कैपिलरी राइज है और कैपिलरी फॉल, कैपिलरी फॉल ये क्या है कि, तो एज इधर भी ऐसा ही आएगा कि टी कॉस पाई इंटू 2 पाई स्मॉल है इक्वल टू इतना, जो इधर में अगर मरकरी रहता है, इस मरकरी का वेट, इधर देखो ना, प्रेशर यहाँ से जो प्रेशर ऊपर की तरफ आता है, तो इधर अगर मरकरी रहता तो उसका जो वेट है उसी के बराबर है ये फोर, ये आता है पाई आर स्क्वायर ए रो जी। तो यहाँ से एच आ जाता है टी कॉस पाई डिवाइडेड बाय एक टू तो रह जाता है, आर कर दिया, पाई भी कर दिया, तो 2t कॉस पाई डिवाइडेड बाय आर रो जी, ठीक है। तो अगर हम फाई की जगह थीटा लिख देंगे तो फाई इक्वल टू 180 माइनस थीटा, तो एक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस 2t कॉस थीटा बाई आर रो। तो कॉस वैल्यू जब 135 ऐसा कुछ पुट करेंगे तो नेगेटिव तो चला जाएगा, लेकिन इधर ये नेगेटिव साइड इंडिकेटिंग फॉल ऑफ लेवल, ओके, ये फॉल ऑफ लेवल को इंडिकेट करता है। तो जिधर कोहेसिव फोर्स एडिसिव से ज्यादा होता है वहां पर ऐसा फॉल होता है। हाँ, अच्छा,
टू कैपिलरी ट्यूब को कनेक्ट कर देते हैं। हाँ, क्या है कि टू कैपिलरी ट्यूब आर, यहाँ पर पंखा चल रहा है ना, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। अच्छा, तो टू कैपिलरी ट्यूब कनेक्टेड, हाँ, टू कैपिलरी ट्यूब कनेक्टेड। तो ये एक थीन ट्यूब है और ये इससे थोड़ा मोटा, ज्यादा मोटा नहीं है, ऐसा। ऐसा दोनों ट्यूब को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो थीन है इसमें तो पानी ज्यादा ऊंचाई तक जाने की कोशिश करेगा और इधर कम। तो ये ऐसे लिक्विड लेवल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए एकदम राउंड सरफेस, अगर इसका हाइट है h1 और इसका हाइट है h2, ठीक है, h2, तो h1 इक्वल टू 2t cos थीटा, हाँ, डिवाइडेड बाय r1 रो जी, और h2 इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r2 रो जी। तो ऐसा होने से ये जो हाइट डिफरेंस है h1 माइनस h2, तो h1 माइनस h2 कितना आएगा, 2t cos थीटा बाई रो जी, कॉमन ले लेते हैं, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है ना। हाइट डिफरेंस इतना है। ये प्रॉब्लम दे सकता है। अच्छा, अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। मैंने देखा कि किताबों में फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे आया वो सही तरीका से उधर एक्सप्लेनेशन नहीं है, और देखकर कुछ समझ में नहीं आया ना, तो कैसा कैसे ऐसा हो गया। ये एक्सपीरियंस किसका है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने देखा है ऐसा होता है कि मान लो ये एक टेबल है, हाँ, टेबल के ऊपर एक छोटा सा ग्लास प्लेट, जैसे कि आप ग्लास रखते हैं ना, पूरा ग्लास से कवर कर देता है, तो इसके अंदर कैलेंडर वगैरह रह जाता है। तो अगर ऐसा एक ग्लास है इधर, हाँ, रख दिया थोड़ा थीम, तो ये टेबल के ऊपर अगर पानी है, इधर इधर पानी है, हाँ, ये टेबल के ऊपर थोड़ा पानी था, उसके ऊपर और मैंने ग्लास रख दिया, तो क्या होगा, पानी थोड़ा स्प्रेड करेगा। हाँ, तो जब ये ग्लास को आप उठाने की कोशिश करेंगे तब ज्यादा फोर्स देना पड़ता है। हाँ, टेबल के ऊपर पानी, जैसे कि मेरा भी टेबल के ऊपर एक ग्लास का स्लैब है, तो अगर ये स्लैब और टेबल के बीच में पानी आ जाता है या कोई भी लिक्विड, तब ये ग्लास को उठाना मुश्किल हो जाता है, बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना। इसको अगर हम उठाने की कोशिश करेंगे, इसका जितना वेट है उससे ज्यादा फोर्स लगता है। ये कभी किसी ने वॉच किया है या नहीं मुझे मालूम नहीं, तो मैं तो देखा ऐसा होता है। तो फोर्स स्टिक हो जाता है बिटवीन, सर उससे। हाँ हाँ हाँ, एकदम स्टिक हो जाता है। तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो यस फोर्स सर। बिटवीन, हाँ, बिटवीन, मैं इधर टू एक ग्लास प्लेट के ऊपर एक ग्लास प्लेट रखता हूँ, हाँ, तो फोर्स बिटवीन टू ग्लास प्लेट्स having having a liquid
इन बिटवीन। लिक्विड हम मानते हैं कि मान लीजिए वाटर है, क्योंकि जिसमें एडिसिव फोर्स ज्यादा है, ठीक है ना। तो मार्कर तो हम लोग टेबल में नहीं डालेंगे, आ, गिरेगा तो वाटर ही गिरेगा। तो ये भी बहुत थीन लेयर है, 0.5 मिलीमीटर थिकनेस का। तो उतना थीन ड्रॉ करने से तो कुछ दिखा नहीं सकते, इसीलिए हम इसको बहुत बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ये है 2 ग्लास प्लेट्स। तो इसमें पानी ऐसे रह जाए, ये जो पानी ऐसे रह जाए, ये है पानी, ठीक है ना। अगर हम लोग थोड़ा माइक्रोस्कोप लेके वॉच करेंगे तो ये सरफेस ऐसा दिखाएगा। तो इधर क्या है, बाहर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ए है P0। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लेते हैं डी। तो इधर देखिए, ये सरफेस टेंशन ऐसे कम करता है, ऐसे। जैसे कि यूट्यूब को वर्टिकल से इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया तो ऐसे काम करता है। तो इसका रेडियस ऐसा होता है। तो ये है, ये जो शेप सिलिंड्रिकल शेप का होगा, इसका रेडियस। और ये तो है D/2, क्योंकि पूरा डी है, ये तो होगा D/2। और ये जो एंगल, ये एंगल आएगा थीटा, क्योंकि इधर में ये एंगल मैं इधर दिखा देता हूँ, ये एंगल है थीटा। हाँ, तो ये अंदर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो इधर तो ये है थीटा, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर के बीच में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर तो टी cos थीटा फोर्स आएगा। तो ये लिक्विड, देखिए लिक्विड का शेप कैसे होगा, ये लिक्विड का शेप ऐसे होगा। हाँ, ये तो बहुत ही मुश्किल है इसको ड्रॉ करना, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो ये लिक्विड का शेप ऐसे सिलिंड्रिकल होगा, स्फेरिकल नहीं होगा। तो और यहाँ पर देखो, ये जो इस तरफ टी cos थीटा काम करता है, तो ये इसके ऊपर ये टी cos थीटा, ये पूरा लेंथ पर टी cos थीटा काम करेगा, ठीक है ना। जैसे कि बाहर की तरफ, इधर भी इस तरफ टी cos थीटा फोर्स आ जाएगा। तो टी cos थीटा फोर्स इस तरफ आने में क्या होगा, अगर इस तरफ फोर्स है तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, इसका जो प्रेशर है ना अंदर, ये कम हो जाएगा। हम लोगों ने देखा कि सोप बाबल में क्या होता है, एक सोप बाबल बनाया, इधर एक्सेस प्रेशर एक्सेस होता है, तो ये P0 से ज्यादा होता है, बाहर है P0, तो इससे ज्यादा होता है। तो ये मान के चलना चाहिए, जो ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉनकेव है, अंदर से देखेंगे कॉनकेव, तो कॉनकेव में प्रेशर प्रेशर एट कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव इज ग्रेटर देन प्रेशर एट कॉन्वेक्स सरफेस। क्योंकि बाहर से ये तो कॉन्वेक्स है ना, तो कॉन्वेक्स सरफेस में प्रेशर कम होता है, कॉनकेव में ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स इधर से कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में प्रेशर कम, कॉनकेव में ज्यादा। तो अंदर से देखेंगे तो ये आ, अंदर से ये तो कॉन्वेक्स है, अंदर से देखेंगे तो इधर प्रेशर कम है, इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर कितना है P0 है। तो अब क्योंकि ये इस तरह फोर्स देता है, तो प्रेशर जो P होना चाहिए उससे कम कर देता है, ठीक है। तो तो ये जो टी cos थीटा, ये फोर्स, ये लेंथ ले लीजिए, एल का है, एल लेंथ का है। तो टी cos थीटा इंटू एल इंटू 2, ये है
सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स। ये क्या करता है, ये जो प्रेशर जो कम है ना, पी माइनस पी नॉट, सॉरी पी नॉट माइनस पी इंटू एल इंटू डी, ये जो सरफेस है, ये जो परपेंडिकुलर जो सरफेस है, जैसा हमने सोप बाबल का प्रेशर लेने, ऐसा एक पाई आर्ट का सरफेस लिया था, ये तो कार्व सरफेस है, लेकिन इधर जितना फोर्स आता है उसका कंपोनेंट लेने से ये फोर्स पूरा इस एरिया में नॉर्मली काम करता है। तो ये भी इधर अगर वही सरफेस हम कंसीडर करेंगे तो ये सरफेस एक प्लेन सरफेस आ जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्टेड सरफेस, इसे प्लेन सरफेस, ये है डी, ये है एल। तो ये प्रेशर डिफरेंस इंटू एल इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि बाहर की तरफ फोर्स रहने से अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से, सॉरी ये भी एल ही होगा, तो एल एल तो कट जाएगा, तो फिर ये जो पी नॉट माइनस पी जाता है, ये आएगा 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय डी, 2t cos थीटा, हाँ, डिवाइडेड बाय हाँ, ठीक जो है। तो अगर एरिया ऑफ द प्लेट, हाँ, इफ इफ अच्छा ये तो, इफ एरिया ऑफ द प्लेट इक्वल टू ए, हाँ, तो फोर्स इक्वल टू कितना आएगा, पी नॉट माइनस पी, हाँ, इंटू ए। देखो, इधर प्रेशर है पी नॉट एटमॉस्फेयर, अंदर का प्रेशर है पी, तो ये प्रेशर डिफरेंस पी नॉट ज्यादा हो गया है, इसीलिए यहाँ से जो फोर्स फोर्स आकर गिरेगा वो पी नॉट से ज्यादा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, अगर इस प्लेट के बीच में एयर रहता, अब इधर भी पी नॉट इधर भी पी नॉट, तो कांच को, ये ग्लास को हम हटाने की कोशिश करेंगे तो इसका वेट जितना है उतना फोर्स देने से ही काम चलेगा। लेकिन इधर क्या है, अंदर का प्रेशर कम हो गया है, तो ये पी नॉट है ज्यादा, तो कितना ज्यादा फोर्स इसके ऊपर आ जाता है, तो ये है एरिया ऑफ द प्लेट, हाँ, वेटेड बाय वाटर, या कुछ भी लिक्विड, मिल्क भी हो सकता है, कुछ भी लिक्विड, ऐसा होने से तो ये होता है पी नॉट माइनस पी इंटू ए। तो पी नॉट माइनस पी, तो देखो 2t cos थीटा इंटू ए आ गया और नीचे आ गया डी, ठीक है। तो इतना ए है फोर्स का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इधर एक ये जो है, ये है कैपिटल आर, इसको मैंने आर लिखा था, ये सरफेस का जो रेडियस है, तो आर कॉस थीटा इक्वल टू डी बाई टू। तो यहाँ से डी को हम 2r कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो 2t cos थीटा इंटू ए डिवाइडेड बाई 2r cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा चला जाता है, 2d चला जाता है, तो ये होता है टी ए डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो ये मेन चीज है कि यहाँ पर बाहर की तरफ फोर्स आता है, इधर भी और इधर भी। ये बाहर की तरफ फोर्स क्या करता है, इस वाटर का एरिया को बढ़ाने की कोशिश करता है, इधर प्रेशर कम हो जाता है, तो ये ग्लास के ऊपर जो एटमोस्फियर है ना, ये बहुत इसको चिपकने की कोशिश करता है, इसको डी को कम करने की कोशिश करता है, फाइनली एक इक्विलिब्रियम स्टेट में ये डी होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरफ फोर्स आता है टी कॉस थीटा इंटू एल, इधर एक और नीचे भी, इधर भी और इधर भी, तो ये टी कॉस थीटा इंटू एल इंटू टू इतना फोर्स आता है। इसका अंदर का जो प्रेशर डिफरेंस है, ये प्रेशर डिफरेंस, ये प्रेशर इस एरिया में बढ़ता है, ठीक है ना।
ये जो प्रोजेक्टेड एरिया ऐसा होने से ये प्रोजेक्टेड एरिया ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है इस एरिया में ये काम करता है, ठीक है। तो ये है प्रोजेक्टेड एरिया एल इंटू डी। तो प्रेशर डिफरेंस ये है पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर, पी नॉट इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये इसीलिए इतना ये आप कैलकुलेट करने से आ जाएगा कितना फोर्स आ सकता है। तो इसी की वजह से इतना ज्यादा ये तो एक्सेस फोर्स है जो पी नॉट से पी नॉट माइनस पी, तो इतना फोर्स एटमोस्फियर इसके ऊपर लगाते हैं। तो अगर हम ग्लास को उठाना चाहेंगे तो इसके वेट प्लस दिस अमाउंट ऑफ फोर्स देना चाहिए, ठीक है, तब ये उठेगा। तो ये तो है सरफेस टेंशन का जो मैं जानता था, जो मैं जानता हूँ इसके बारे में, सरफेस टेंशन वगैरह तो सब कुछ तो बोल दिया। तो कुछ है शायद कुछ, लेकिन मुझे इतना तक ही पता है। तो जी सर। हाँ, तो समझाने की कोशिश किया है मैंने, और मेरा प्रॉब्लम करने का तरीका है जितना काम हो सके फॉर्मूला याद रखो, कॉन्सेप्ट से चल तो ही हम करेंगे। तो हाइड्रोस्टैटिक्स का कुछ प्रॉब्लम करेंगे, फिर वो विस्कोसिटी का कुछ प्रॉब्लम करेंगे, और उसके बाद सरफेस टेंशन की प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन आज तो मुझे लगता नहीं है पूरा प्रॉब्लम हो सकेगा। तो और एक क्लास लेना पड़ेगा, हाँ, फ्लूइड का। अच्छा, तो सबसे आज का जो पहला प्रॉब्लम है ये है, हम हाइड्रोस्टैटिक से प्रॉब्लम शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, मेरे पास है। तो पहला प्रॉब्लम क्या दिया है कि मैन कैन सपोर्ट 77 kg of iron in water. How many kg of iron या lead can he support in air and lead in water? हाँ, क्या कहा है कि पानी के अंदर 77 kg आयरन रहने से एक आदमी इसको उठा सकता है। तो ये एयर में कितना वेट का आयरन या वेट का लेड उठा सकता है यही पूछा है, ठीक है ना। और हाउ मच वेट ही कैन सपोर्ट इफ लेड इज इन वाटर। लेड अगर इसका डेंसिटी ज्यादा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए, ए इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसका मतलब है इन सीजीएस सिस्टम ये अगर 7.7 है, इसका मतलब है इसका डेंसिटी 7.7 ग्राम पर सीसी। लेकिन ये अगर हम एसआई में लेना चाहते हैं तो वाटर का डेंसिटी है 1000, तब इसको 1000 लेना चाहिए। तो 7.7 इंटू 1000 करने से एसआई में इसका डिस्टेंस आ जाए, ठीक है। तो ये है आज का पहला प्रॉब्लम, ए मैन कैन सपोर्ट 77 kg इन आयरन। तो देखते हैं आज का पहला प्रॉब्लम नंबर 1, मास ऑफ आयरन इक्वल टू 77 kg वाटर में। इसको सबमर्ज करने से क्या होगा, इसका वेट थोड़ा घट जाएगा बॉयंसी की वजह से। अब देखो एस आयरन दिया है 7.7, इसका मतलब है ये डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का डेंसिटी तो 1000 है, तो रो एफी एसआई में अगर लेंगे तो 7.7 डेंसिटी ऑफ वाटर इतना केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इतना आयरन को अगर हम
हम मर्ज करेंगे तो इसमें बॉइंट फोर्स कितना आएगा? तो देखो वॉल्यूम ऑफ आयरन इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाई इसका डेंसिटी 7.7 इंटू 10 क्यूब। तो ये आ जाता है 10 बाई 1/100 आ जाता है ना मीटर क्यूब। तो बॉइंट फोर्स ऑफ वाटर इसमें हम स्मॉल जी को नहीं लिया तो न्यूटन में आ जाता। तो बॉइंट फोर्स ऑफ वाटर कितना होता है? और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम का 1/100 सॉरी 1/100 इंटू 1000 तो आता है 10 kg। इसका मतलब है ये जो आदमी 77 kg आयरन को उठाते हैं जो वाटर के अंदर है, तो उसका आयरन का जो वेट है उसका 10 kg बॉइंट फोर्स, मतलब दैट मीन्स वाटर इतना वेट कैरी करता है, बाकी वो आदमी कैरी करता है। तो एपरेंट वेट हम उसको कहते हैं। इसका मतलब है जो वेट माइनस बॉइंट फोर्स। ओके, तो एपरेंट वेट equals to 77 minus 10, that is equal to 67 kg. So he can support 67 kg of iron or lead in air, क्योंकि इसका कैपेसिटी है 67। वो तुम वुड दे दो या लेड दे दो, कुछ भी दे दो, वो 67 kg कैरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम। अब लेड में क्या होगा? मान लो कि लेड ही कैन सपोर्ट kg of lead in water। तो ये जो वाटर में है तो इसका एम से उसका बॉइंट फोर्स माइनस करना पड़ेगा। तो क्लियरली देखो एम माइनस बॉइंट फोर्स कैसे आएगा? पहले तो मास बाय डेंसिटी ऑफ लेड लेना चाहिए। हाँ, जो दिया है 11.4, हाँ, इंटू 10⁻³ तो इसी से आ जाएगा लेड का वॉल्यूम। इसको वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा बॉयंसी। तो वेट माइनस बॉयंसी इक्वल टू एपरेंट वेट। ठीक है ना? तो ये 67 kg होना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ 67 kg को ही सपोर्ट कर सकता है। तो एम इंटू 1/1000 डिवाइडेड बाय कितना दिया था 11.4 इंटू 1000, ये है लेड का डेंसिटी, तो इक्वल टू 67। तो 11.4 माइनस 1 दैट इज 10 इंटू, ये तो कट गया, that is 10.4, so m into 10.4 by 11.4 equal to 67। तो m equal to 67 into by 1/4, ये आता है, चलो 73.44 kg। तो ये अगर लेड को पानी के अंदर रख दोगे तो ये इतना वेट रखने से इसका अपरेंट वेट 67 kg आएगा। तो आदमी इसको आराम से कैरी कर सकता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये एक्चुअली हार्डर प्रॉब्लम, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन उधर ही ज्यादा हार्डर प्रॉब्लम होता है। ये हाइड्रोस्टैटिक्स में उतना हार्डर प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है,
तो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि वेट ऑफ एन ऑर्नामेंट इन एयर एंड वाटर आर, इतना एयर में, इसको देखो सीजीएस में दिया है ग्राम, और इतना है। ग्राम को स्मॉल भी लिखते हैं अभी, लेकिन मेरा बहुत परेशानी होता है इसको स्मॉल जी लिखने से। बाद में देखते हैं तो लगता है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए मैं जो पुराना रूल था जीएम लिखने का वही चालू कर दिया फिर। हाँ, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम होता है। तो ये 288.75 ग्राम एंड 258.75 ग्राम है इसका एयर में, और वाटर में स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दिया है 10.5। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ केविटी ऑफ द ऑर्नामेंट, इसमें कितना केविटी है, तो हम लोग कैसे करेंगे, इसको इसी से डिवाइड करने से इसका एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा। तो सब्सटेंस है, सब्सटेंस का वॉल्यूम आ जाएगा, और वाटर में कितना बॉइंट फोर्स आता है, तो डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम लेने से ऑर्नामेंट का आउटर वॉल्यूम आ जाएगा। दोनों में अगर फर्क है तो केवीटी है, नहीं तो नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2, मास हाँ, मास ऑफ ऑर्नामेंट 288.75 ग्राम, और mass of ornament in water, ये एक्चुअली इन एयर है, इन एयर, ये है वाटर, ये है 258.75 ग्राम। ये दोनों को माइनस करने से बॉइंट फोर्स आ जाएगा। बॉइंट फोर्स कितना काम हो गया, 30 ग्राम, क्योंकि वाटर इज कैरिंग दिस मच ऑफ वेट। सो डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम है ये। तो आउटर वॉल्यूम ऑफ, तो आउटर वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट इक्वल टू 30 बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो सीजीएस में तो 1 है, 1 ग्राम पर सीसी, तो इतना सीसी आ गया, 30 सीसी। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ द ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट, तो इसका मास दिया है 288.75, और स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है इसका 10.5। तो सीजीएस में यही तो होगा इसका डेंसिटी, इतना सीसी। तो ये कितना आता है, तो आता है 27.5 सीसी। तो देयरफॉर देखो, ये तो मेटेरियल का वॉल्यूम है इतना, लेकिन आउटर वॉल्यूम ऑफ द ऑर्नामेंट इज दिस। तो देयरफॉर देयर इज ए कैविटी, एंड वॉल्यूम ऑफ कैविटी, ये दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 27.5, सो 2.5 सीसी। ठीक है, ये है इसका आंसर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। ए पीस ऑफ शुगर, हाँ, 40 ग्राम इसका वेट है, इज कोटेड विथ 5.76 ग्राम ऑफ वॉक्स। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया, इसका मतलब है यही है इसका डेंसिटी, वॉक्स का डेंसिटी। इफ द कोटेड पीस वेज 14.76 ग्राम इन वाटर, हाँ, फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ शुगर। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम पानी में डुबो देंगे, ये शुगर के साथ वॉक्स भी है, दोनों को
ये शुगर के ऊपर ये वाष्प का कोटिंग देने से शुगर पिघलेगा नहीं, ठीक है ना, तो डिजोल्व नहीं होगा। तो इसी की वजह से उसको वाष्प का कोटिंग दे दिया है। तो आप इसको पानी में डुबाने से क्या होता है, दे दिया। आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ शुगर पूछा है, ठीक है। तो सीजीएस में एक सुविधा है, हम लोग डेंसिटी निकाल कर उसे यूनिट हटा देंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा, क्योंकि वाटर का वन है इसलिए। तो फिर इसमें मास ऑफ शुगर, 40 ग्राम, और और मास ऑफ वॉक्स 5.76 ग्राम। तो मास ऑफ बोथ इन वाटर, तो ये दिया है कितना, कहाँ से दिया, 14.76 ग्राम। और दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वॉक्स, दे दिया, ये है 0.96। ठीक है, तो अभी तो सी देखते हैं, वन फूट कितना है, इक्वल टू 40 प्लस 5.76 माइनस 14.76, तो ये आ जाता है 31 ग्राम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ, सो वॉल्यूम ऑफ शुगर प्लस वॉक्स इक्वल टू 31/1, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, तो 3160। ठीक है, तो इसमें वॉक्स का तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉक्स इक्वल टू 5.76 डिवाइडेड बाई 0.96, तो ये 6 आता है, 6 इससे आता है वॉक्स का। So therefore, sugar, volume of sugar कितना है, 31 minus 6, 25 cc। तो रो शुगर, उसका मास था 40, इसको इसी से डिवाइड करने से 5 और ये 8, तो 1.6 आ जाता है ग्राम पर सीसी। डेंसिटी आ गया। तो एस क्या पूछा था, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा था। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ शुगर, इसको हटा दो तो 1.6 आते, ये हो गया आंसर। तो ये 3 प्रॉब्लम हो गया। चलो प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। छोटा छोटा प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम अच्छा है मेरे हिसाब से। ये प्रॉब्लम अच्छा है जो मैं करने जा रहा हूँ। A block of wood weighs 22.4 gram in air. Piece of aluminium weighs 10.3 gram in water. वाटर में सबमर्ज करते हुए इसका वेट इतना आता है। आप क्या करते हैं, द ब्लॉक प्लस द एल्यूमिनियम पीस, हाँ, टुगेदर वेज 4.7 ग्राम इन वाटर। फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड। क्या हुआ इस प्रॉब्लम में, क्या है, एल्यूमिनियम का एआर में कितना वॉल्यूम होता है या वेट कितना, ऐसा नहीं दिया। वो
तो इधर इधर अगर हम देखेंगे तो ब्लॉक ऑफ वुड, हाँ, इतना इसका डेंसिटी तो कम होता है, तो इसको पानी में सबमर्ज करेंगे तो इसका ऊपर बॉइंट फोर्स, जिससे वेट से ज्यादा हो जाता है। तो देखो 10.3, जब अकेला एल्यूमिनियम था तो 10.3 था, लेकिन जब वुड को बांध दिया तो 4.7 आ गया। तो इतना से इतना क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि ये दोनों को माइनस करने से आपका टन वुड आ जाएगा, क्योंकि वुड तो उसका डेंसिटी कम है, उसको हम बाई फोर्स डुबो दिया है, तो उसका ऊपर तो आप थ्रस्ट ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना, वेट से ज्यादा। तो ये इस दोनों को माइनस करने से क्या आएगा? आप थ्रस्ट ऑन वुड। यही सिर्फ समझना चाहिए, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? हाँ, यही है प्रॉब्लम। तो जब हम लोग एक्सप्लेनेशन लिख नहीं सकते, हम सब लिखते हैं क्लियरली। हाँ, तो क्लियरली लिखकर हम लोग कर देते हैं। समझता है तो इसलिए होता है। तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अच्छा, कोशिश करता हूँ एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ वुड दिया है 22.4 ग्राम, और मास ऑफ एल्यूमिनियम, अच्छा ये भूल गया, इन एयर, एल्यूमिनियम इन वाटर, ये दिया है 10.3 ग्राम, ठीक है। तो तो apparent weight, apparent weight of wood plus aluminum in water इक्वल टू दिया है, कितना दिया था, 4.7 ग्राम, 4.7। तो ये जो 10.3 से डिक्रीज हो गया, क्यों? क्योंकि ये आप शास्त्र ऑफ वुड है, ठीक है ना। आप शास्त्र जो अपरेंट वेट है वुड का, उसको नेगेटिव हो दिया एक्चुअली। नेट, अच्छा, buoyancy, buoyancy, buoyant force लिखता है, buoyant force on wood इक्वल टू उसका जितना मास है 22.4 डिवाइडेड बाय वुड का डेंसिटी, ठीक है, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये है buoyant फोर्स। तो ये देखो, ये इसका वुड का डेंसिटी कम है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इसका वेट से ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो नेट आफ्टर, हाँ, नेट अपवर्ड फोर्स ऑन वुड कितना होगा? तो नेट अपवर्ड फोर्स ऑन वुड इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाय रो वुड इंटू रो वाटर माइनस 22.4, ठीक है ना। तो ये है इसका वुड का ऊपर जितना फोर्स आ गया, अपवर्ड फोर्स, ठीक है। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है, तो क्लियरली, क्लियरली दिस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू weight of aluminum in water minus weight of aluminum plus wood in water, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम की वजह से ये कुछ आता है। वुड तो आप सब ज्यादा देते हैं, एल्यूमिनियम में वेट ज्यादा है, तो ये
दोनों को माइनस करने से आ जाएगा तो तब ये 22.4 को कॉमन ले लिया, अंदर आता है रो वाटर बाई रो वुड -1, ये जो इधर किया था, इक्वल टू ये था 10.3 -4.7। ये कितना आता है? ये तो आता है 0.6, तो 5.6 आता है। तो रो वाटर बाई रो वुड आता है इक्वल टू 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 +1। ठीक है, ये कितना आता है? डिवाइडेड बाई 22.4 1.25 आता है, 1.25। तो रो वुड आएगा तो 1.25 आएगा। तो वो वुड इक्वल टू रो वाटर डिवाइडेड बाई 1.25। तो 1/1.25 8 आता है, 0. ये ग्राम पर सीसी। आप स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा था, तो एस वुड होगा 0.8। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, वही समझने की चीज है कि देखो भाई ये कम हो गया क्यों? क्योंकि आपका स्टोन वुड था कुछ। अच्छा, एस 20 तो होने वाला है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ लेता हूँ। अब ये है प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम कि ब्लॉक floats in water with 0.2 of its volume exposed, that is exposed, that means कितना वॉल्यूम एयर में है, in water and in water with 0.1 of its volume exposed, find the density of the liquid। ठीक है, तो ये जब लिक्विड के अंदर रहता है फ्लोट करते हुए, वॉल्यूम का 20% बाहर रहता है, जब वाटर में रहता है तो वॉल्यूम का 10% बाहर रहता है। ठीक है, तो आप पूछा लिक्विड का डेंसिटी कितना होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 5, तो लेट रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ग्राम पर सीसी। तो रो इक्वल टू और बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, जिसको मैं फ्लोट, जो फ्लोट कर रहा है। तो वेट ऑफ फ्लोटिंग फ्लोटिंग ब्लॉक इक्वल टू buoyant force। तो देखो, इसका वॉल्यूम तो है भी, और इसका लिक्विड 80%। तो लिक्विड के लिए ये क्या होगा कि 1 - 0.2 इंटू ही, ये होगा वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन द लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो इसी से क्या आएगा? वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। ठीक है ना, इक्वल टू बॉयंट फोर्स। और ये जब पानी में रखा है तो 1 माइनस ये 0.1 वॉल्यूम एयर में था, तो पानी के अंदर था 1 - 0.1 इंटू ही
इंटू रो डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ से देखो रो आ जाएगा 9/8 इंटू 1, ये आ जाएगा 1.125 ग्राम पर सीसी। आप पूछा है डेंसिटी, तो यही हो गया डेंसिटी। इसको अगर केजी में चाहेंगे तो इसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके केजी पर मीटर क्यूब बना देंगे। ठीक है, ये हो गया ये प्रॉब्लम। तो अब प्रॉब्लम नंबर 6, जिसमें क्या कहा है कि टू सॉलिड स्फीयर, हाँ, ईच ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग एंड टोटली इमर्स्ड इन वाटर। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्फीयर्स आर 0.4 एंड 1.8। तो एक वाटर से ज्यादा भारी है और एक वाटर से कम भारी है, हल्का है, तो ये फ्लोट करने की कोशिश करेगा और ये डूब जाएगा। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड नॉर्मल फोर्स ऑफ द बॉटम ऑन द हेवियर स्फीयर। हेवियर स्फीयर तो नीचे रह जाएगा और जो लाइटर स्फीयर वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा। तो तो एक ऐसा है, दोनों का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। इसको हम स्फीयर नंबर 1 और इसको 2 कहते हैं। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.4 है, इसका है 1.8। ठीक है, तो टेंशन तो ये पानी के अंदर है, पूरा पानी है, तो ये फ्लोट करने की, ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये स्ट्रिंग उसको नीचे की तरफ पुल करते हुए, और ये इसका ऊपर ये टी फोर्स ऐसे देते हैं। तो अगर हम इसको 1, तो इसका मास है 1, 1 इसका मास है इंटू रेडियस, तो दोनों का बराबर है। तो ये जो नंबर 1 है, पहला 1 नंबर 1 स्फीयर, इसमें देखो अपवर्ड डायरेक्शन में बॉइंट फोर्स कम करेगा, डाउनवर्ड में इसका वेट और ये टेंशन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो बी तो पहले निकाल लेते हैं, दोनों में बी तो सेम है, ये 4/3 पाई r³ r है 4। ठीक है, रेडियस दोनों का 4 सेंटीमीटर इंटू वाटर का डेंसिटी है 1, तो ये 1, तो हम इसको ग्राम में भी कर सकते हैं। तो ये आता है कितना, वो 5 क्यूब, तो ये आता है 268, 268 इतना ग्राम फोर्स। ठीक है, क्या ग्राम वोल्ट भी लिख सकते हैं, बॉन्ड फुट जितना आता है। तो ये हेमान जी को हम वही W1 लिख देते हैं। हाँ, हेमान जी को ये है W1, तो जी तो हम लास्ट में जोड़ सकते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो इसमें देखो W1 प्लस टी इक्वल टू आता है बी, तो यहाँ से W1, यहाँ से टी आ जाएगा, टी इक्वल टू बी माइनस W1। तो बी तो है 268 और माइनस ओ, फिर भी तो ये करना पड़ेगा 5 × 42 × 0.4। ठीक है, तो ये तो देखो इतना तक तो 268 ही आएगा, तो 268 इंटू 1 माइनस 0.4,
0.6 हो जाएगा। तो 268 इंटू 0.6 कितना होता है? 160.8 इतना आता है। ठीक है, तो ये टेंशन आ गया इतना ग्राम वेट। तो इसको अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो पहले इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1608 इंटू 9.8। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 9.8 करने से ये डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 9.8 ये आता है 1.57 1.576 न्यूटन। ठीक है, इसको 1000 से डिवाइड करके केजी में लिया, फिर 9.8 मल्टीप्लाई करने से इतना न्यूटन आ जाता है। अब ये जो नंबर 2 है ना, इसका ऊपर क्या क्या फोर्स है देखो। ये है नंबर 2। ये यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स आएगा, इसको एन लेते हैं, अपर डायरेक्शन में टेंशन आएगा और नीचे इसका वेट डब्ल्यू काम करेगा। ठीक है, और तो कोई फोर्स है नहीं इसमें। और हाँ, इधर एक बॉन्ड फोर्स भी है E प्लस बी। तो ये नेट अपवर्ड फोर्स T प्लस बी प्लस एन ये W2 के बराबर है। तो एन कितना है? W2 माइनस टी प्लस बी। तो देखो W2 इसका मास है 4/3 पाई इंटू 4 क्यूब इंटू 1.8। हाँ, माइनस टी कितना आया? टी आया, इसको लेते हैं 160.8 और 1 4 आ गया 268। ठीक है, ये कितना आता है देखो, इसका वैल्यू तो इतना तक लेने से 268 आएगा, इसको 1.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 268 इंटू 1.8 आता है 482.4 माइनस 160.8 प्लस 268। तो ये आता है 53.6 ग्राम वेट। तो इसको हम न्यूटन में ट्रांसफर करते हैं, डिवाइडेड बाई 1000 केजी हो गया इंटू 9.8 न्यूटन हो गया। तो आता है 0.525 0.525 न्यूटन। ठीक है, हम डाइन में भी आंसर दे सकते थे। एक आंसर आ गया और ये एक आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम था। ये तो जो लोग न्यूटन का लॉ अच्छी तरह कर सकते हैं उसके लिए बहुत ही इजी हो गया होगा ये प्रॉब्लम। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। सर एक डाउट है। हाँ, बोलो बेटा। सर जैसे ये वाले क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन जब लेक हाँ के नीचे से एकदम बॉटम से अगर हम कोई बबल छोड़ेंगे, तो एयर हाँ बबल, तो हाँ, जब सरफेस तक आएगा तो उसका रेडियस बढ़ेगा कि घटेगा, टेम्परेचर अगर उसका सेम है? रेडियस बढ़ेगा। उसका रेडियस बढ़ेगा क्योंकि देखो, बाई बॉयल्स लॉ उसको ऊपर प्रेशर तो ऊपर कम है नीचे ज्यादा है। ठीक है ना, तो ऊपर आ जाएगा तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो ऊपर यस सर। आने से हाँ तब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। छोटा सा बाबल ऊपर आके थोड़ा बड़ा होगा, तो फिर उसको उसका रेडियस तो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही। तो ये बॉयल्स लॉ। हाँ, ठीक है ना, इसमें सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी का कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, हो गया। ओके सर। हाँ, उसमें हम बॉयल्स लॉ लगाएंगे। हाँ, ये शैम्पू का जो बॉटल है ना, उसमें थोड़ा उसको ऐसा क्या कहते हैं बंगाली में तो उसको जहाँ का
झानो। झाग ही और झाग बोलते हैं सर। जो हाँ झाग झाग हाँ, झांकने से क्या इस होता है, वो शैम्पू का बॉटल में ना एकदम छोटा छोटा बाबल प्रोड्यूस होता खबर है। ले जाते हैं। यस सर। हाँ हाँ, और अभी बॉटल को सीधा रख दो, अगर शैम्पू थोड़ा ट्रांसपेरेंट है तो दिखाई देगा बाबल्स कितना स्लोली ऊपर जाता है, बहुत जी स्लोली ऊपर जाता है वो। 1 सेंटीमीटर कब उसका टर्मिनल वेलोसिटी आ गया ना, कुछ पता नहीं चलेगा। वो थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर जाने से उसका टर्मिनल वेलोसिटी आ जाता है। जी। तो फिर जब बाबल ऊपर आ जाता है, मैं क्या करता हूँ, शैम्पू का बॉटल को पूरा उल्टा कर देता हूँ। हाँ, हाँ फिर तो हाँ। बाबल नीचे से ऊपर आता है। फिर तो ऊपर जाता है। हाँ, बहुत बार कोशिश किया भाई, हम्म, इसका वेलोसिटी कब बढ़ता है, वो बढ़कर तो हाँ टर्मिनल वेलोसिटी होगा, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कब बढ़ता है। हाँ, फिर जी। भी बढ़ जाता है। हम्म, अच्छा, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब यूट्यूब का प्रॉब्लम, ये वो मोबाइल वाला यूट्यूब नहीं है। हाँ, ऐसा मापिक यू का मापिक एक ट्यूब है, तो इसका हाँ मोबाइल प्रॉब्लम वाला रोज आता यूट्यूब है। नहीं है सर, सही बोल रहे हैं। मोबाइल का नहीं है, ये जो ये ओरिजिनल यूट्यूब है। हाँ, वो तो जी। वाई ओ यू होता है, और ये तो है यू। अच्छा, तो इसमें मार्करी डाल दिया, वर्टिकल यूट्यूब है मार्करी, poured into it until each free surface is 30 सेंटीमीटर from the open end। हाँ, ये ओपन एंड से नीचे 30 सेंटीमीटर आता है बोथ साइड में। The arms are then completely filled with water and kerosene oil respectively। तो find lengths of water and kerosene coulomb, ए स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया, शायद डेंसिटी दिया हुआ था, मैं इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बना लिया। तो यूट्यूब, अच्छा चलो, तो प्रॉब्लम नंबर 7। हाँ, ये इस साइड इधर है, इस साइड, हाँ बोर्ड तो सेम है। ये प्रॉब्लम में यूनिफॉर्म इसका ये क्रॉस सेक्शन कह दिया था, तो यूनिफॉर्म नहीं होने से भी चलेगा, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये तो प्रेशर हम लोग देखते हैं, एरिया का कोई काम नहीं है इधर, ठीक है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म होने से भी चलेगा। तो ये मान लो मार्करी इनिशियली, इनिशियल लेवल ऑफ मार्करी, ओके, इनिशियल लेवल ऑफ मार्करी। अब इसमें एक साइड से हम वाटर पोर करते हैं, और एक साइड से केरोसिन। अब इसमें जानना चाहिए कि कौन सा साइड में, देखो मार्क वाटर का डेंसिटी केरोसिन से ज्यादा है, तो ये मार्करी को थोड़ा नीचे रखेगा, ये केरोसिन। अब इधर थोड़ा सा वाटर दिया, इधर केरोसिन दिया, ऐसा करते हुए हम इतना तक वाटर दे दिया, ठीक है। तो वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, तो ये मार्करी को नीचे की तरफ ले जाएगा, ठीक है ना। ये एक्स डिस्टेंस मार्करी को नीचे कर देगा। तो इनिशियली ये 30 था, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो वाटर का लेंथ अभी एक्स बढ़ गया, तो वाटर का हाइट हो गया 30 + x। इधर अब क्रॉस सेक्शन सेम होने से क्या होता है, इधर अगर एक्स नहीं, क्रॉस सेक्शन हाँ, यूनिफॉर्म नहीं होने से ये गड़बड़ हो जाता है। इधर एक्स नीचे आया तो उधर कितना उठेगा, इधर से जितना मार्करी इधर चला जाएगा तो उतना ही तो उठेगा ना, इधर एक ही उठेगा। अगर ये क्रॉस सेक्शन मोटा है तो इधर एक नीचे आने में ये वाई जाएगा। हाँ, तो इसलिए बोर यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो दोनों हम एक्स ले सकते हैं, क्योंकि इतना इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो इतना तक है मार्करी, ठीक है। तो वाटर का वो ज्यादा है, वो मार्करी को थोड़ा उठा दिया, तो ये हो गया मार्करी। और इतना तक हमने केरोसिन डाल दिया, ये दोनों सेम लेवल में है।
तो ये इतना है केरोसिन। ठीक है, तो केरोसिन का हाइट हो गया 30 - 6, 30 - 6। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा है उसका लेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका डेंसिटी कम है उसका लेंथ कम होगा। तो तो आप देखो, ये हमको प्रेशर सेम लेना है। किधर? इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। क्यों इधर नहीं होगा? क्योंकि देखो इधर मरकरी है, इधर वाटर है। ये वाटर तो यहाँ पर देखो सेम लिक्विड है इतना का। तो अगर तुम इसको हटा दो तो हर जगह इधर प्रेशर सेम है, इधर 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 सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में सेम प्रेशर है। लेकिन इधर लिक्विड थोड़ा बदल गया, तो इधर है मरकरी, इधर है वाटर। इस पॉइंट और इस पॉइंट में प्रेशर डिफरेंस होगा। ठीक है ना? तो जहां तक सेम लिक्विड है उतना तक लेना होगा। तो इस लेवल में प्रेशर सेम होगा। तो प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी सेम होना चाहिए। तो प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। तो प्रेशर एट ए क्या है? 30 + x सेंटीमीटर का वाटर है। ठीक है, तो हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी। जी हम ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, वो आएगा और कट जाएगा। और इधर देखो 30 - x इतना केरोसिन है। तो ये रो केरोसिन इंटू जी प्लस ये 2x हाइट का मार्कर है। ठीक है, तो रो एक्स जी इंटू जी। तो जी तो हम ले लिया, फिर जी चला गया। चलो भाई, कॉमन लेने से तो कट जाएगा, कट गया। तो इधर है 30 + x इंटू रो W1 इक्वल टू 30 - x। केरोसिन का कितना दिया था? 0.8 दिया था। -x इंटू 0.8 प्लस 2x इंटू 13.6। तो यहाँ से एक सीधा ज्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, 30 - 30 इंटू 0.8। ठीक है ना? ये 30 × 1, 30 × 0.8 इधर आ गया, इधर आ गया 13.6, तो 27.2 माइनस इधर है 0.8 और उधर से 1 आता है, -1 इंटू 13, सॉरी इंटू एक्स। हाँ, ये एक्स आए, तो एक्स कितना आएगा? 30 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 1.8, 27.2 माइनस 1.8, ये आता है 425.4, तो ये आता है 25.4। तो आ, ये कैलकुलेटर रहने से ऐसा क्यों करें? चलो 30 इंटू 2.236, ये 0.236 सेंटीमीटर आ गया। क्योंकि हम ये तो 30 सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो लेंथ ऑफ वाटर इक्वल टू 30 प्लस 0.236 इक्वल टू 30.236 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ केरोसिन 30 माइनस 0.236, ये कितना था? 29.764 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, और एक यूट्यूब का प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये है प्रॉब्लम नंबर 8। ये vertical YouTube contains marker in both are. अब A vertical, हाँ, A vertical tube contains
मार्करी इन बोथ द आर्म, एक आर्म में मार्करी डालेंगे तो दूसरा में भी तो चला जाएगा। तो ये पार्टिकल ट्यूब contains marker in both arms, glycerin density दिया है of 10 centimeter length is poured into one arm and then an oil density 0.8 is poured into the other arm until the upper surfaces in both the arms are in the same horizontal level. Find length of the oil. अच्छा, इधर भी देखो, ये ग्लिसरीन का डेंसिटी ज्यादा है तो इसका लेंथ भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कमजोर है, इसको थोड़ा हेल्प मरकरी करेगा, तब दोनों का प्रेशर सेम होगा। तो 10 सेंटीमीटर अभी ग्लिसरीन का लेंथ बोल दिया है 10 सेंटीमीटर। तो ये भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, नहीं तो ये डिफरेंट हो जाएगा। तो मान लो इतना तक मरकरी पाए था। ये है इनिशियल लेवल ऑफ एज, ठीक है। इधर मैंने क्या किया, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का वाटर डाल दिया। ये वाटर का हाइट है 10 सेंटीमीटर, ये इनिशियल लेवल है। और हम डालेंगे केरोसिन, तो इधर हम क्या डालेंगे, नहीं, एक ऑयल ऑयल दिया है, एक केरोसिन नहीं है। तो इतना तक मार्कारी है, ये है मार्कारी एच डी, क्योंकि इधर ये एक नीचे चला गया मार्कारी और इधर सेम हाइट का मार्कारी ऊपर आ गया था। तो ठीक है, तो ये वाटर का हाइट है 10, ये वाटर का तो हाइट दिया था 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का वाटर डीला हम लोगों ने इधर दिया। इसका डेंसिटी, सॉरी वाटर नहीं था, ये ग्लिसरीन था, ग्लिसरीन 10 सेंटीमीटर का ग्लिसरीन डाला और इधर ऑयल, कुछ ऑयल दे दिया। ऑयल का यह है कितना, ऑयल 0.8 ग्राम पर 50, और इधर ग्लिसरीन जो इधर दे दिया 1.3 ग्राम पर 50। तो अभी तो ये देखो, ये प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी, क्योंकि नीचे सेम लिक्विड है, तो प्रेशर एट बी ए इक्वल टू प्रेशर एट बी, ठीक है। ऐसा हम लोग ले सकते हैं। ओहो, ये नीचे था, देखा नहीं। हाँ, अब तो दिखाई दे रहा है पूरा। तो प्रेशर एट ये इधर मार्करी इतना तक था, इधर से हमने ग्लिसरीन डाला तो मार्करी थोड़ा नीचे चला गया और इधर कुछ ऑयल दे दिया, तो ये दोनों का लेवल सेम है। तो इधर 10 सेंटीमीटर है तो ये होगा 10 - 4, 10 - 4, ठीक है ना। क्योंकि इधर तो 10 है, इधर 1 + 1, तो प्रेशर एट ए कितना है, 10 इंटू ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का डेंसिटी है 1.3 इंटू बी हम ले सकते हैं, फिर भी कट जाएगा। और बी में कितना है, 2x साइड का मार्करी और बाकी है ये ऑयल, ठीक है ना। तो 10 - 2x इंटू 0.8 इंटू बी प्लस 2x इंटू मार्करी का तो 13.6 है इंटू बी, फिर वही बी चला गया तो इधर है 13 इक्वल टू इधर है 8 - 1.6x प्लस ये होता है 27.2x, तो ये आता है 25.6, 25.6 आता है 5। तो एक से इधर कितना आता है, एक से इधर आ गया 25।
तो it's about 0.195 centimeter. 0.195 centimeter. Therefore, length of oil into 10 minus 2 into 0.195, ये रहता है 9.61 सेंटीमीटर. ओके, अप्रोक्सीमेट इतना आता है. तो ये हो गया, इजी प्रॉब्लम था, इतना टफ प्रॉब्लम है नहीं. हाँ, तो ये हाइड्रोस्टैटिक का मेरा चुना हुआ लास्ट प्रॉब्लम है. तो ये ये सर यूनिफॉर्म नेक्स्ट क्लास रॉड. में नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा. हाँ, बोलो बेटा. हमारे नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, इसका तो प्रॉब्लम करना पड़ेगा, और अगर टाइम बचेगा तो कुछ चैप्टर स्टार्ट करूंगा. ठीक है, अभी आयुष में क्या सर्किट चाहते हो? तो नेक्स्ट क्लास में क्या चाहते हो? सर आप प्रॉब्लम या तो ग्रुप पे भेज देना, हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, नहीं होगा तो आपसे या तो पूछ लेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में आप वो स्टार्ट करा दो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? इलास्टिसिटी है तो खाली. एक अच्छा चैप्टर बोलो ना. ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करें? ठीक है सर, एसएचएम फिर स्टार्ट कर देंगे, या केटीजी, उनमें से दोनों में से कोई एक कर सकते हैं. तो काइनेटिक थ्योरी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ. हाँ, और अगर चाहो तो ये जो बाकी प्रॉब्लम है, और लेकिन मुश्किल है कि ये प्रॉब्लम अगर मैं नहीं करूंगा तो बहुत बच्चा है, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे और मुझे भी नहीं सर अगर भेजेंगे. नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम ठीक है के ना? बाद टाइम बचा तो आप शुरू करा देना केटीजी. हाँ हाँ हाँ, तो केटीजी होगा. ठीक है, कोई बात ठीक है, नहीं. कुछ क्वेश्चन करके फिर शुरू करा देंगे. ठीक है. हाँ, हाँ हाँ, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम करा देना चाहिए. ठीक है ना? क्योंकि कुछ बच्चा प्रॉब्लम कर नहीं सकेंगे, और मैं जो प्रॉब्लम करूंगा उसी से वो सीख जाएंगे, फिर किताब से कुछ ट्राई करेंगे. अगर ऐसे छोड़ देंगे तो वो बच्चे प्रॉब्लम कर नहीं सकेगा. तो इसीलिए दो मेरे हाँ, हिसाब से प्रॉब्लम. कुछ क्वेश्चन करके फिर शुरू कर देंगे सर हम लोग. हाँ 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 ठीक है आयुष? हाँ. ओके. लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत है. प्रॉब्लम तो फिजिक्स का प्रॉब्लम है प्रॉब्लम. हाँ, नहीं, ऐसा है फिजिक्स सर, का हो जो. सकता है आयुष ने ये कर लिया होगा, है ना? हाँ तो हाँ अभी हाँ अभी हाँ. और एक दो बच्चे तो अपना एग्जाम दे रहे हैं. आयुष है, तो जैसा आयुष बोल रहे हैं सब लोग कर सकते हैं सर. तो काइनेटिक थ्योरी स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, कर सकते हैं सर. प्रॉब्लम को छोड़ के. इफ आयुष एग्री तो कर सकते हैं सर. हाँ तो सर. ठीक है, करूंगा. मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है. तो जितना प्रॉब्लम मैं देना चाहता हूँ तो वो मैं हाँ सर. ये व्हाट्सअप कर देंगे, और वो ग्रुप में भेज देंगे, और तो काइनेटिक थ्योरी स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं. ठीक है. ओके सर. हाँ, जो बच्चे सीरियस है वो करेगा, और जो बच्चे नहीं सीरियस है यस. तो कुछ नहीं करेगा. ठीक है, ऐसा ही यस. होगा. हाँ, ठीक है. तो ओके सर. नेक्स्ट क्लास में हम काइनेटिक थ्योरी स्टार्ट करेंगे, और इसका प्रॉब्लम मैं भेज दूंगा, और कुछ प्रॉब्लम सिलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, वो करके भेज दूंगा. अच्छा, चलो. हाँ, कुछ बढ़िया ये जी शायद आज सर. का. हाँ हाँ, ये शायद आज का लास्ट प्रॉब्लम है. ये 4 मीटर लॉन्ग एक रॉड है, इसका वेट है 240 kg. ये वाटर के अंदर, इसका आधा लेंथ है वाटर के अंदर. हाँ, और इधर पॉइंट ए में
कुछ वेट लेड का दिया हुआ है, लेड का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम उतना नहीं है, इसलिए लेड का जो बर्न फोर्स उसको नेगलेक्ट करने के लिए कहा है। हाँ, 120 kg लेड दिया है। द रॉड फ्लोट्स एज शोन इन द फिगर with half of its length submerged. The buoyant force on lead may be neglected. रो डेंसिटी दी दिया है और फाइंड टेंशन इन द रोप एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द रोप, सॉरी रॉड, यही पूछा है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, ये आज का लास्ट प्रॉब्लम ही होगा, और बाकी तो नेक्स्ट क्लास में काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, हाँ ओके सर। हाँ, तो ये प्रॉब्लम नंबर 9 है। अच्छा, ये है रॉड, तो ये आधा पोर्शन पानी के अंदर है, तो ये इधर इधर टेंशन काम करेगा, इधर इसका वेट, इधर ये जो इसका वेट दिया है W1, उसका हम W2 लेते हैं, W1। अच्छा, ये 4 मीटर लेंथ दिया है, तो और ये रॉड का वेट मिड पॉइंट से काम करेगा, टेंशन इधर काम करेगा। अच्छा, बॉइंट फोर्स इस पॉइंट से, इसका मिड पॉइंट से काम करेगा बॉइंट फोर्स। ठीक है, तो ये सब 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये 2 मीटर बन गया। तो अगर हमको तो मोमेंट लेना पड़ेगा, तो मोमेंट के लिए डिस्टेंस चाहिए, तो ये ये डिस्टेंस होगा इसका x, ये x होने से ये होगा x, ए भी x, और ये है 2x। ठीक है, तो ए पॉइंट से, ए तो है ए और ए बी पॉइंट, तो बी पॉइंट से हम जब टॉर्क लेंगे तब ये x काम में आएगा। तो पहले देख लेते हैं कि W1 इक्वल टू 120 kg, W2 इक्वल टू 240 kg। तो ये देखो T और B अपवर्ड, तो T प्लस B इक्वल टू W1 प्लस W2। ठीक है, तो ये आता है 360 kg। तो आप टेकिंग मोमेंट अबाउट B, इस पॉइंट से मोमेंट लेते हैं। ओके, टेकिंग मोमेंट अबाउट B, तो ये देखो इसी से डिस्टेंस कितना है, W1 इंटू 4x। ठीक है, तो W1 इंटू 4x माइनस, अच्छा ये B, ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कॉन्टी क्लॉकवाइज है, तो B इंटू बी एक्स, हाँ, प्लस W2 इंटू 2x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 120 इंटू 4 माइनस B इंटू 3 प्लस W2 था 240 इंटू 2 इक्वल टू 0। सो 3B इक्वल टू आता है 100। अच्छा, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, सो 160 प्लस ये 160 हो गया, सो 3 कट गया, तो बी आता है 320 kg। ठीक है, बी आ गया। तो अब तो पूछा है वॉल्यूम, अच्छा टेंशन भी पूछा है, तो टी प्लस बी था 360, तो टी इक्वल टू 360 माइनस बी, तो आता है 40 kg। ठीक है, ये फोर्स है, ये एक आंसर आ गया। टेंशन अब पूछा है कि इसका वॉल्यूम कितना है, तो देखो इधर बॉयड फोर्स जो आया है, इसका जो वॉल्यूम, उसका आधा वॉल्यूम तो समर्थ है, तो आधा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये बी होगा 2B बाई रो वाटर। ठीक है, तो डेंसिटी इसका बी तो आया था, कितना आया था, बी 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 320, और ये रो वाटर है 1000, तो ये आता है 0.64 मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम आ गया।
तो ये उतना टफ नहीं था। अभी तो विस्कोसिटी का कुछ प्रॉब्लम है और साथ साथ और कुछ प्रॉब्लम मुझे सिलेक्ट करना है। तो वो सब सिलेक्शन हो जाने के बाद मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। जो प्रॉब्लम सिलेक्ट किया हुआ है आज नहीं हुआ, जी सर। वो सब प्रॉब्लम मैं अभी भेज दूंगा। और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सिलेक्ट करके मैं 2-3 दिन में भेज दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास काइनेटिक थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी सर। हाँ हाँ, तो मैं लिख के रखता हूँ, काइनेटिक अच्छा थ्योरी ऑफ हाँ। गैस। हाँ, नहीं तो भूल जाऊंगा। हम्म। थ्योरी जी ऑफ सर। गैस, ये नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है।